हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इसका लास्ट पार्ट करेंगे। ये जो पॉइंट है इसमें आपको रेजोनेंस सीखना है, हाइपर कंजुगेशन सीखना है, इंटरमीडिएट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड देयर इज अदर थिंग जो आपको थोड़ा सीखना है। तो इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सारे टूल्स आपको क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में मदद करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा जो है स्किल डेवलप करने की ज़रूरत होगी, जैसे रेजोनेंस हो गया और ये सारी चीज़ें। तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि आप देखो कि 11th और 12th में मैक्सिमम रिएक्शन मैकेनिज्म बेंजीन को लेके है या उसके एक डिराइव्ड कंपाउंड को लेके है। तो बेंजीन में और इससे रिलेटेड कंपाउंड में रेजोनेंस का भी बहुत बड़ा रोल है और इस करके भी एन नंबर ऑफ स्टफ है। तो आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है और वो सारे प्रोसेसेस को बहुत कायदे से पढ़ना है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स वेरी 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 केयरफुली। तो आज हम इस वीडियो को शूट करते हैं और इस वीडियो को करते हैं और उसमें ग्रेजुअली आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है, उसका क्या इंपैक्ट होता है रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे। तो हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करेंगे तो पहले ही हमने इससे पहले रिएजेंट और सबस्ट्रेट के ऊपर डिस्कशन किया था। अब देखो ध्यान से क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक सबस्ट्रेट बनाया गया है और ये एक रिएजेंट है। ये सबस्ट्रेट एक एल्कीन है और Br2 है। जब ये रिएक्शन होगा तो डबली बॉन्डेड है और Br2 जब रिएक्शन करेगा तो एक इसका इंटरमीडिएट स्टेज होगा। इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब कि जहाँ पे ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो सके। मैं हाइपोथेटिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ या प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉट 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 मतलब एक बॉन्ड टूटने को होगा, ये डॉट डॉट और ये ऐसा डॉट डॉट और ये Br, ये डॉट डॉट। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रोमीन पहले कैसा रहा होगा, ये Br2 ऐसा रहा होगा, सिंगल बॉन्ड है ना, ऐसा रहा होगा। जब ये Br2 इस एल्कीन के ऊपर रिएक्शन कर रहा है, जब ये Br2 इस एल्कीन के ऊपर रिएक्शन कर रहा है तो आपको क्या देखने को मिला कि इंटरमीडिएट स्टेज में ये डबल बॉन्ड डिसोसिएट होने को हो रहा है और एक नया बॉन्ड जुटने को हो रहा है। तो इस स्टेज को हम इंटरमीडिएट स्टेज कह सकते हैं, इस स्टेज को हम इंटरमीडिएट स्टेज कह सकते हैं। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा कि CH2 और यहाँ पे Br और Br लग गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये सबस्ट्रेट है और जिसने रिएक्ट किया उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जिसके ऊपर रिएक्शन हुआ उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं और जिसने रिएक्ट किया उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इस करके ये चीजें प्रोसीड हुई और इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज टर्म्ड एज प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरे केस में भी आपको बेंजीन लिया हुआ है और बेंजीन के साथ CH3Cl करके हमारे पास एक रिएजेंट लिया हुआ है। इन दिस वेरी केस आपको देखेंगे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट CH यहाँ पे बन रहा है और CH3 बन रहा है और प्लस यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। HCl कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस बेंजीन रिंग पे देखोगे जहाँ पे ये CH3 अटैच है वहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है वहाँ पे, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला यही होता है ना, हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन अटैच होता है, C6H6 यही होता है ना, हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो जब CH3 इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। इस हाइड्रोजन को क्या कर रहा है वो, CH3 जैसे अटैच करेगा इसको रिप्लेस करेगा और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर आएगा। ये H पॉजिटिव इस Cl के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको एक एक करके रिएक्शन मैकेनिज्म्स की कंडीशन समझनी होगी कि भाई ये आखिर रिएक्शन, ये हमारे पास CH3Cl रिएजेंट है, वो इसके ऊपर रिएक्शन क्यों कर रहा है, कौन से फॉर्म में रिएक्शन कर रहा है। पर एक चीज तो इस पेज से, इस पैराग्राफ से क्लियर है कि जिस स्पीसीज के ऊपर रिएक्शन होता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं और जो रिएक्ट करता है उसको हम रिएजेंट बोलते हैं। दिस इज बिट क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे पास दो टर्म्स हैं रिएजेंट, जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे हमने अभी ये डिस्कस किया था रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स में हमारे पास एक टर्म है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं हम Nu नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं हम E पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल्स। अब देखना ध्यान से कि हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा और जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो जब भी किसी रिएक्शंस में हमारे पास ये दोनों स्पीसीज फॉर्मेशन होंगे, मतलब क्या है कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये क्या पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जब रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज पे। और इलेक्ट्रोफाइल जो ई पॉजिटिव है ये रिएक्शन करेगा तो कहाँ करेगा, ये स्पीसीज रिएक्शन करेगा तो कहाँ करेगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज पे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोफाइल Nu नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोफाइल
इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब प्रोटॉन लविंग। तो अब देखो कई बार क्या होता है, एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि कई बार क्या होता है किसी स्पीसीज के ऊपर लोन पेयर हो गया, भाई न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज होना, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच होना, तो किसी स्पीसीज के ऊपर अगर लोन पेयर भी है तो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ न्यूक्लियोफाइल। और कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इट कैन बी ट्रीटेड एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो हमारे पास कोई भी, जैसे हमारे पास BH3, तो BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो इट कैन बी ट्रीटेड एज एन इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरीके से अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो किसी स्पीसीज के ऊपर लोन पेयर है, जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसके ऊपर लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो ये एक क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये चीज दिमाग में रखना कि हर नेगेटिव चार्ज ही बस न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा या हर पॉजिटिव चार्ज ही इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहेगा। व्हाट द थिंग इज दैट कि कोई न्यूट्रल स्पीसीज भी है, अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन बनती है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन बनती है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब एक चीज और देखना ध्यान से कि जो रिएजेंट है वो अटैक कहां करेगा, मतलब ये जो रिएजेंट्स हैं इनकी अटैकिंग साइट क्या होगी। तो याद रखना कहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है ना, या कहीं पे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब डबल बॉन्ड है, तो ये जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बेसिकली रिएजेंट्स की जो है ना रिएक्टिंग साइट्स होती है जहां पे ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपके लिए। आई एम जस्ट ब्रिंगिंग अ एग्जांपल फॉर यू, प्लीज कंसिडर दिस। इसको एक बार देखना कि अगर मेरे पास, ध्यान से देखना कि कोई CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इसका NU नेगेटिव के साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराएं तो इजीली क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इजीली रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब कोई भी हमारे पास चार्ज अगर है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, वो वेलकम कर सकता है रिएजेंट को। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है, क्या कर सकता है, इस पोजीशन पे उसको क्या कर सकता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर सकता है। और दूसरी चीज देखना बहुत ध्यान से कि अगर मेरे पास कोई ऐसी स्पीसीज है, जैसे मेरे पास क्या हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2, अच्छा ये जो दोनों स्पीसीज हैं डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड को डोनेट करता है, और पाई बॉन्ड का मतलब क्या है कि उस पूरे मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जैसे यहां पे मेंशन किया है, वो ये बताता है कि उस पूरे मॉलिक्यूल पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है। पाई बॉन्ड एंड कोई भी पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इट ऑलवेज एक्सप्लेन कि भाई उस स्पीसीज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या, इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इजीली E पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हो जाएगा। और E पॉजिटिव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और चीज ध्यान रखना, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एरो बनेगा, मतलब जो रिएक्शन बनेगा, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या नेगेटिव सेंस में रहते हैं, तो उस करके ये जो एरो है वो किधर बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनेगा। और जब इसको बनाओगे तो ये जो कंडीशन है E पॉजिटिव और सामने वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। याद रखो, इसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसका हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है पहले भी। तो ये हमारे पास E पॉजिटिव, इसके ऊपर इसने क्या किया, अटैक किया सामने वाले, ये देखो सामने वाले कार्बन, जो इसके ऊपर चार्ज होगा ना, जो चाहे नेगेटिव चार्ज है चाहे पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर अटैच करेगा तो वही चार्ज सामने वाले कार्बन के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा, सामने वाले कार्बन का। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और रिएक्शन हुआ तो सामने वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखना, तो दिस गिव्स अस द सेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन पैटर्न क्या होता है। अब यहां पे देखना, रिएजेंट दैट कैन ब्रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिएक्टिव साइट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर रिएक्शन की तरफ लेके आ रहे हैं तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ही है। नाउ दूसरी चीज है कि रिएजेंट दैट टेक अवे द लोन पेयर्स ऑन द रिएक्टिव साइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो लोन पेयर अपनी तरफ
लेके चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। तो भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये लोन पेयर को अपनी तरफ लेके चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशंस को लेके इलेक्ट्रोफाइल चला जाएगा और सामने वाले कार्बन के ऊपर वो चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब एक काम की बात, बहुत हो गया, अब एक काम की बात सुनो, काम की बात सुनो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज को समझना कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का मतलब, अच्छा किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में, पहले इस चीज को समझो बहुत ध्यान से, किसी भी रिएक्शन में अगर लेट सपोज कि मेरे पास HCl है और डिसोसिएट हुआ तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बना, मतलब कि ये जो H पॉजिटिव है ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और Cl नेगेटिव किसकी तरह ट्रीट होगा, न्यूक्लियोफाइल। किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल साथ साथ बनते हैं तो उस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक फर्स्ट, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक फर्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट, न्यूक्लियोफाइल बाद में होगा। अब ये अटैक पहले क्यों करता है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक क्यों करता है, देखो ध्यान से, अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें, Cl की बात करें, तो Cl के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, 1 2 3 4 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक 7 इलेक्ट्रॉन हो गया और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हमारे पास क्या होगा, दिस नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हमें क्या बताएगा, दिस नेगेटिव चार्ज क्या बताएगा कि भाई इसके वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, 7 पहले से थे, एक गेन कर लिया। तो वैलेंसी वाइज न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है, वैलेंसी वाइज न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होता है, स्टेबल होते हैं, वेरएज इलेक्ट्रोफाइल वैलेंसी वाइज स्टेबल नहीं होते। भाई हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी तुमने छीन लिया, तो इस करके हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो वैलेंसी वाइज अनस्टेबल होते हैं, और जब वैलेंसी वाइज अनस्टेबल होंगे तो वो पहले रिएक्ट करेंगे। तो ये चीज बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि किसी अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुल रही है तो एक एक चीज को ना बार बार समझने की कोशिश करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस चीज को रिपीट भी कर रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियसली फॉर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक फर्स्ट और न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक करेगा या रिएक्शन में लेट से पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि वैलेंसी वाइज इलेक्ट्रोफाइल अनस्टेबल है और न्यूक्लियोफाइल वैलेंसी वाइज स्टेबल है। अब एक चीज देखना, एक चीज और बहुत ध्यान से देखना कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव देखने में पॉजिटिव चार्ज हैं, पर दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, ये बहुत काम की बात है। अब जैसे देखो कि किसी ने, अब जैसे ध्यान से देखो कि ये स्पीसीज Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ये स्पीसीज क्या है, मेटल है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन अपने मर्जी से डोनेट कर दिया। मेटल जनरली अपने मर्जी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो अगर किसी ने अपने मर्जी से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना, अपने मर्जी से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम है, सोडियम हमेशा याद रखना कि एक मेटल सेंस है और वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर देता है बाहर की तरफ, तो दे आर नॉट एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, क्योंकि उसने अपने मर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकाला है टू सेंस द स्टेबिलिटी। तो ये चीज याद रखना कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा E पॉजिटिव होता है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, H पॉजिटिव हो गया। इन कई केसेस में Cl पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव कभी भी मिले तो इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह मत ट्रीट करना, नहीं तो रिएक्शन मैकेनिज्म का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या यहाँ से टेक अवे है, यहाँ से मैंने क्या क्या समझाया आपको कि अगर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल साथ में बनता है तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक फर्स्ट। वाई? क्योंकि वैलेंसी वाइज न्यूक्लियोफाइल स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोफाइल अनस्टेबल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या बताई, वो ये बताई कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और H3 हाइड्रोनियम आयन, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पे दे हैव एक्सप्लेन सम पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस और इसके बारे में बताया गया। अब पोलर ऑर्गेनिक, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, तो पहली चीज समझो कि व्हाट आर पोलर कंपाउंड्स, व्हाट आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो पहली चीज की, जैसे हमारे पास क्या होमोजीनियस है, जैसे H2 है, तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है ना वो बीचों बीच होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बॉन्ड के बीचों बीच होता है। अब जैसे समझो कि हमने कोई एक बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस कुछ 100 रुपए का था, तो मैंने 50 रुपए लगाए और मेरे पार्टनर ने 50 रुपए लगाए, तो हमारा इक्वली स्टेक है उसमें,
तो अगर मैं 50 रुपये लेके चला जाऊँ तो फिर प्रॉब्लम है, या वो 50 रुपये लेके चला जाए तो प्रॉब्लम है। तो वो जो उस तरह की चीज़ें जो होती है ना, वो हमेशा नॉन पोलर होती है, मतलब न्यूट्रल इन नेचर। जैसे ये हमारे पास H2 है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो यहाँ पे कंप्लीट शेयर किया, इसको शेयर की, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीचों बीच है। तो ये जो है दिस इज नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर। लेकिन मेरे पास HCl है, तो HCl है, याद रखना HCl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन एक बाइंडिंग में। अच्छा, HCl में Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर की तरफ मूव हो जाएगा? Cl की तरफ। तो उसके वजह से ये जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा नेगेटिव, छोटा वाला डेल्टा नेगेटिव। चेंज जो आया, अगर चेंज बड़ा होता है तो उसको हम डेल्टा बोलते हैं, वो ये होता है। लेकिन अगर चेंज छोटा होता है तो इस तरह से डेल्टा लगाते हैं। तो ये जो चार्ज इसने अपनी तरफ एब्जॉर्व किया, इसके वजह से ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, और इसने दिया तो ये क्या हो गया? डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां से जब भी क्या देखने को मिलेगा आपको, यहां पे जब भी इस तरह की चीजें मिलेंगी तो दे आर पोलर कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे? पोलर, POLAR, दे आर पोलर कंपाउंड्स, दे आर पोलर कंपाउंड। तो एक चीज बहुत क्लियर है यहां से एक चीज इन्फर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन होगा वो पोलर कंपाउंड्स के ऊपर होगा, क्योंकि भाई यहां पे क्या है? डेल्टा नेगेटिव है और ये क्या है? सॉरी, डेल्टा पॉजिटिव और ये क्या है? डेल्टा नेगेटिव है। तो और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी क्या है? एक तरीके से पोलर इन नेचर है, या उनके ऊपर चार्ज है, तो वो अपने अपोजिट चार्ज के ऊपर क्या करने की कोशिश करेंगे? अटैक करने की कोशिश करेंगे, ये देखा जाता है। तो यही यहाँ पे बोला गया कि जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वहां पे देखेंगे न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक सेंटर ऑफ एन सबस्ट्रेट विच इज स्पेसिफिक एटम इज अ पार्ट ऑफ अ सबस्ट्रेट विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल में अटैक होगा या न्यूक्लियोफाइल सेंटर विच इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर सबस्ट्रेट। मतलब अगर हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, Nu नेगेटिव है, तो ये कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, मतलब कि कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पे अटैक करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। बाय द वे Cl इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड H इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये चीज, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज जनरल एग्जाम्पल जो मैंने इस लाइन को समझाने की कोशिश की है। अब यहां पे देखना, न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन लोन पेयर सच एज हाइड्रो। अब यहां पे देखो, हाइड्रोक्साइड नेगेटिवली चार्ज है, साइनाइड नेगेटिवली चार्ज है, और ये सारे स्पीसीज। अब यहां पे एक चीज और देखो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज दिस, मतलब H2O, R3, this, they can treat it as a nucleophile due to presence of lone pair electron। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे। क्या बोल रहा है न्यूक्लियोफाइल का मतलब? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच। अब मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O, तो वाटर के पास कितना है? 2 लोन पेयर होता है ना जी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इसी तरीके से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि अगर मेरे पास नाइट्रोजन है और R3 है तो इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन रिच है, यहां पे भी लोन पेयर है। इसी तरीके से R2HN, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है ना? तो दिस थिंग विल गिव यू अ क्लियर कट सेंस, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच है, और जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन रिच और लोन पेयर की वजह से होने से दे कैन बी ट्रीटेड एज एन न्यूक्लियोफाइल। तो ये दिमाग में रखना। उसी तरीके से कार्बन के बारे में कहा गया कि कार्बोकैटायन, जैसे ये स्पीसीज है, और न्यूट्रल स्पीसीज मॉलिक्यूल, जैसे हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल, अल्काइल हैलाइड्स, हैलोजेंस, ये जो मॉलिक्यूल है कार्बोकैटायन बनेगा एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन में, तो दे कैन बी ट्रीटेड एज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो किसकी तरह ट्रीटेड किए जा सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होना चाहिए? कि किसी भी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है? तो दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर है? इसको एक बार और ध्यान से देखना, ये पेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक एंड क्लियर ऑन दिस। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को कंसिडर करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितनी मैंने अभी आपको बात बताई उसमें ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर कट एग्जांपल देंगे। हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। अब हमारे पास ऑब्वियसली हम ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 8.12, इसमें पहला देखेंगे HS नेगेटिव, तो ऑब्वियसली नेगेटिवली है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव इज ट्रीटेड एज एन न्यूक्लियोफाइल। अब ये देखो यहाँ पे ये BF3 मैंने डिस्कस किया। अब अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी शुरू किया, हालांकि कंपटीशन में और बोर्ड्स में हम देखेंगे, बोर्ड्स में तो पी ब्लॉक हट चुका है, पर कंपटीशन में उसका बहुत बड़ा दखल है। तो जितने भी 13th ग्रुप मेंबर है ना जी, 13th ग्रुप मेंबर, जैसे बोरॉन फैमिली, बोरॉन के ठीक नीचे एल्यूमिनियम और उसके, ठीक है ना, जितने भी हैं बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, जनरली इसमें देखोगे तो बोरान में हम देखते हैं क्या, BF3 देख लिया, BH3 देख लिया, AlCl3 देख लिया, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरॉन फैमिली जितने भी 13 ग्रुप में मेंबर है उसमें बहुत ज़्यादा हमें बोरॉन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स देखते हैं, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है, न्यूट्रल होते हुए भी वो किसकी तरह ट्रीट होएगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो ये मेंशन भी किया हुआ है कि यहाँ पे देखना BF3 इज एन व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। नाउ हमारे पास ये देखो नेगेटिवली चार्ज है CH2OH, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये हमारे पास C2H5O नेगेटिवली चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। और ये मॉलिक्यूल देखो, इसको देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन लोन पेयर और CH3 लोन पेयर है कि नहीं है, क्या हमारे पास लोन पेयर है कि नहीं है, ये है ना। तो अब इस स्पीसीज के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर होने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये स्पीसीज दिस इज न्यूक्लियोफाइल। नाउ अगेन हमारे पास ये मॉलिक्यूल है Cl पॉजिटिव, क्या बनाया गया, Cl पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज है Cl, तो ये किसकी तरह ट्रीट होगा, इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद से हमारे पास क्या है, CH3, C के ऊपर पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो अब इसके इस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इज ट्रीटेड एज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरह ट्रीट होता है, बताओ हाँ कि ना, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरह ट्रीट होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, उसके बाद बताया गया N, इसके बाद क्या बताया गया, H2N नेगेटिव, इसके ऊपर लोन पेयर है। जब ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद से फिर हमारे पास क्या है, NO2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि दिस इज व्हाट, अगेन इलेक्ट्रोफाइल। तो हर नेगेटिव चार्ज जो होएगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट होगा, हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट होगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स है, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे BF3 दिया हुआ है, यहाँ पे BH3, AlCl3, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट होगा। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, आपको उसमें थोड़ा ज्ञान हो जाना चाहिए। नाउ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। अब ये काम की चीज है, ये काम की चीज है। देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, पहले मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं। तो ये ऐसा ही है ना, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, और ये CH3, ये है ना, ये मॉलिक्यूल है कि नहीं है, यही मॉलिक्यूल है। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि हमें हमेशा वो जगह ढूंढनी है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो याद रखना, जो ऑक्सीजन होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन जब भी नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये जो कार्बन है क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस कार्बन इज व्हाट, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने उस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर से कार्बन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया अपनी तरफ। जैसे वो इलेक्ट्रॉन पुल किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो ये कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गया। तो इसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद से दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, CH3CN, CH3 ऐसा है, उसके बाद से C ट्रिपल बॉन्ड N है, CH3 ऐसा है, उसके बाद से C ट्रिपल बॉन्ड N है।
अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे कार्बन है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ किया तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, हाँ कि ना, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। उसके बाद से फिर एक और है कि CH3I, तो ये क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव, ये क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये किसकी तरह ट्रीट हो गया, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह ट्रीट हो गया, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह ट्रीट हो गया। तो इसमें देखो कि हमारे पास जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसको कैसे सॉल्व किया, कि हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो उसके अटैच या एडजेसेंट जो भी कार्बन होएगा वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल्स का रिएक्शन या न्यूक्लियोफाइल्स के रिएक्शन को हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस कि हमें एरो बनाना है इस बॉन्ड पे, किधर की तरफ बनाएंगे, ये चीज सीखो जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज सीखो। क्या है, जैसे सपोज करो मेरे पास क्या है, CH3HCH3 है ना भाई। अब ये CH3 और CH3 के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब दे आर सिमिलर एटम, तो उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर सल्फर को देखोगे तो सल्फर इज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, ज्यादा इलेक्ट्रो, तो एरो किधर की तरफ ट्रांसफर, जो जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना उधर की तरफ, उस डायरेक्शन में एरो होता है, हमेशा याद रखना। जैसे HCl है ना, तो HCl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ आया, कार्बन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, क्लोरीन की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Where this transfer is taking place towards chlorine, where this transfer taking place towards chlorine, तो ये क्या हो गया, Cl नेगेटिव, और ये हमारे पास इस करके इसका फॉर्मेशन हो गया। नाउ उसी तरीके से ये भी हमारे पास है कि CH3Cn, तो हमारे पास ये स्पीसीज इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर की तरफ बना, हाँ पॉजिटिव और प्लस Cn नेगेटिव, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इधर की तरफ। अच्छा, Cn की तरफ से यहाँ पे आप एरो ड्रॉ नहीं कर सकते, ये बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते भाई, क्योंकि क्या है ना कि ये साइनाइड है बाबू, ट्रिपल बॉन्ड है बाबू, ये साइनाइड N है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड का डिसोसिएशन इजीली नहीं हो सकता कार्बन उसमें, तो इस करके ये सिंगल बॉन्ड है, तो हम इधर की तरफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये देखो CH3 के साथ Cu लगा हुआ है, Cu कॉपर, ये एक क्या है, Cu क्या है, Cu इज अ मेटल, कॉपर, तो ये क्या है, मेटल है। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जैसा मैंने पहले ही बताया, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो इस केस में CH3 नेगेटिवली चार्ज और Cu पॉजिटिवली चार्ज। होप कि ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट समझ में आया। फिर से मैं बता देता हूं कि ये कार्बन है, सल्फर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर की तरफ शिफ्ट किया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। ये CH3Cn है, ये कंप्लीट ट्रांसफर हो तो CH3 पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, और ये इधर की तरफ ट्रांसफर हो तो इधर की तरफ Cu ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, CH3 नेगेटिव और Cu पॉजिटिव। तो दिस इज द एरो डायग्राम विच यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एरो डायग्राम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि यहाँ पे पूरी ऑर्गेनिक मूवमेंट बताई गई कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरीके से होती है। तो एक एक करके समझते हैं कि अगर हमारे पास किसी स्पीसीज के ऊपर अगर कोई फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, पाई इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, पाई इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से, इफ दिस इज टेकिंग प्लेस। अब देखो इस चीज को देखो, पहले फर्स्ट वाले पॉइंट को देखो, क्या बताया है कि Y है सिंगल बॉन्ड, है ना, तो अगर ये इधर की तरफ ट्रांसफर हुआ, तो ये स्पीसीज क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ Y और डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसा हो गया। ये समझाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इधर की तरफ भी जा सकता है, इधर की तरफ भी जा सकता है, मतलब आगे भी फॉरवर्ड हो सकता है, पीछे भी फॉरवर्ड हो सकता है। अब ये क्या हुआ है, ये जो एरो है ये बता रहा है कि ये जो कंप्लीट ट्रांसफर है बॉन्ड का वो किधर की तरफ, इधर की तरफ चला गया। सो अगर ये कंप्लीट बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा। सेम केस में अगर ये स्पीसीज ऐसा है, इसके ऊपर Y, ठीक है ना, और यहां पे हमारे पास है, अगर ये इधर की तरफ ट्रांसफर होता है बाबू, इस स्पीसीज के ऊपर ट्रांसफर होता है, तो हर सिंगल बॉन्ड के ऊपर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर सिंगल बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन एक बेसिक एग्जांपल हो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा,
है ना। तो अब हर सिंगल बॉन्ड क्या होता है, हर सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज गिव यू अ सेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर ये शिफ्ट होके इसके ऊपर आएगा, किसके ऊपर, वाई के ऊपर आएगा, तो सिंगल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ इधर की तरफ, तो ये ऐसे आ सकता है। अब सेकंड केस में आपको ध्यान से देखो, सेकंड केस में क्या बताया गया कि अगर ये y है, इस पे लोन पेयर है ऐसा, और इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे इधर की तरफ तो क्या होएगा, व्हाट इट विल बी, डबल बॉन्ड। इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while writing this very thing। ये एरो डायग्राम, इसको ड्रॉ करना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट ट्रांसफर होएगा हमारे पास तो किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। अगर ये इस y के ऊपर जाता है तो लोन पेयर, और ये लोन पेयर फिर इधर की तरफ जाता है तो डबल बॉन्ड। सो दिस इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इट्स पाई इलेक्ट्रॉन्स विच जनरली टेक प्लेस। वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाई गई हैं, इसको देखो बहुत ध्यान से। ये रिएक्शन में, को रिएक्शन में हाइड्रोजन है, उसके ऊपर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसके बाइंडिंग में चला गया, और 1 2 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो नेगेटिव चार्ज लेके आया। मतलब कि इसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, OH नेगेटिव। यार देखो, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि किस स्पीसीज के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। ये सब कुछ ना सेंस होना चाहिए जब ये नेगेटिव चार्ज लेके आया। और इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, CH3Br, CH3Br। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखने वाली कि इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा। अब इस चीज को देखो ना, तो अब ये देखोगे कि ये जो Br है वो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और ये क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो OH नेगेटिव वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान से देखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रॉ करना। तो ये किधर की तरफ अटैक करेगा, ये इधर से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बना, इसने इस जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा करते थे, इसने इस Br को रिप्लेस करके बाहर कर दिया। तो जैसे ही बाहर किया तो CH3 हो गया और यहाँ पे OH हो गया। अब एक चीज देखो, Br किस फॉर्म में आया, नेगेटिव फॉर्म में। Br किस फॉर्म में आया, नेगेटिव फॉर्म में। क्यों नेगेटिव फॉर्म में आया, क्योंकि बाबू ये क्या है, ये Br नेगेटिव है और ये CH3 पॉजिटिव है। जब ये बॉन्ड टूटा होगा ना यार, तो ये जो है CH3 पॉजिटिव और प्लस Br नेगेटिव। एम आई मेकिंग सेंस, मैं सेंस बात कर रहा हूं, क्योंकि क्या है ना यार कि ये जो Br है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज होल्ड करेगा यार, इट विल होल्ड नेगेटिव चार्ज। वेयर एज ये CH3 क्या होल्ड करेगा यार, पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा, क्योंकि CH3 इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव और Br जो होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जैसे ये डिसोसिएशन हुआ या हमें ये पोलैरिटी देखने को मिली, तो ये OH नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, CH3 के ऊपर। और Br जो डिसोसिएट होकर निकला वो किस फॉर्म में निकलेगा, Br के ऊपर। यहाँ पे भी देखो किस फॉर्म में निकला, Br नेगेटिव के ऊपर। तो ये जो रिएक्शन हुई है, प्लीज अगर यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस रिएक्शन को कंसीडर करना। ये जो रिएक्शन हुई है इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हुई है इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पे देखो, ये बड़े काम की चीज है। यहां पे देखो ये वाला रिएक्शन, यहां पे हमारे पास क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, है ना। तो अब ये दोनों ने इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो अब क्या होगा कि इसका हाफ हेडेड एरो इधर और इसका हाफ हेडेड एरो इधर। जब ये हाफ हेडेड एरो इधर की तरफ आएंगे ना, तो ये क्या होगा, CH3 पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। ये ऐसा बनेगा। सॉरी, ये गलती हो गई, माफ कीजिएगा भाई, माफ कीजिएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखो, अगर ये CH3 और Cl है, इन दोनों के बीच में अगर इसका हाफ हेडेड एरो इधर है, हाफ हेडेड एरो इधर है, हाफ हेडेड एरो का मतलब क्या होता है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्डिंग में शेयर किया था वो वापस ले लिया। तो क्या होगा, CH3 ने जो अपना इलेक्ट्रॉन वापस दिया था उसने वापस ले लिया अपने पास, और उसी तरीके से Cl ने जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो उसने क्या किया, वापस ले लिया। तो यहाँ पे CH3 के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको हम रेडिकल बोलते हैं, RADICAL, और Cl के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, RADICAL। इनका फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, ये दूसरे तरीके से भी टूट सकते हैं भाई, दैट डिपेंड्स की कंडीशन क्या है।
कि CH3Cl है, ये इधर की तरफ डिसोसिएट हुआ तो क्या होगा हमारे पास CH3, ये डिसोसिएशन हुआ तो हमारे पास क्या बनेगा CH3 पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। कंडीशन क्या है, अगर इसको हीट और यूवी रेस के प्रेजेंस में तोड़ा जाए तो ये इस तरीके से टूटता है, रिएजेंट के प्रेजेंस में तोड़ा जाए तो ये इस तरीके से टूटता है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि हमें पता कैसे चलेगा, तो जैसे जैसे आप रिएजेंट पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करते चले जाओगे, ये आपको पता चलता चला जाएगा, और अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता चलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि जब भी हमारे पास CH3 है और यूवी रेस के प्रेजेंस में कुछ इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में होएगा, और अगर रिएजेंट के प्रेजेंस में तोड़ा गया मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में डिसोसिएट होगा जी। नाउ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ये बड़ी काम की बात है। यहां से अब आप इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पढ़ना शुरू करोगे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू करोगे। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टेक प्लेस आइदर इन द ग्राउंड स्टेट under the influence of an atom or subsequent groups or present of an appropriate attacking reagent। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है कि उसके ऊपर किस तरह के रिएजेंट्स अटैच्ड हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी पोलैरिटी। द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एटम और सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कॉज परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड। परमानेंट पोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि वो पोलर हो गया, परमानेंट इफेक्ट हो गया उसके ऊपर, कि कोई भी कार्बन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसके वजह से कार्बन के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो एक परमानेंट इफेक्ट है। उसी को इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो आप पढ़ोगे। टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर सीन इन अ मॉलिक्यूल व्हेन अ रिएजेंट अप्रोच टू अटैक इट। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। द फॉलो, अब इसके अच्छा कुछ टेम्पररी इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वी विल बी कंसिडरिंग दोस थिंग्स। मेरा ये मानना है कि अब यहां से कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मिलेगी। अब ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, रिएजेंट अटैच, सब्स्टिट्यूएंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहां पे इस चीज को बहुत ध्यान से कंसीडर करो। देखो यहां पे ये वाली बात है, दो तरह की चीज, इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब मूवमेंट ऑफ क्या आ गया इलेक्ट्रॉन्स आ गया, मूवमेंट ऑफ क्या आ गया इलेक्ट्रॉन, इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे देखिएगा, अब जैसे सपोज करो मेरे पास एक कार्बन चेन है ना, इस पे अगर Cl लग गया, क्लोरीन लग गया, सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये खींचा तो ये क्या हो गया डेल्टा नेगेटिव, और ये क्या हो गया डेल्टा पॉजिटिव। अगर इस कार्बन पे जाएंगे तो चार्ज थोड़ा और कम दिखेगा तो डेल्टा पॉजिटिव, और इधर जाएंगे तो डेल्टा पॉजिटिव, और डीए डेल्टा पॉजिटिव, और ये आगे चलता चला जाएगा। अब क्या है कि ये जो Cl है ये एक इलेक्ट्रॉन ELECTRON इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग RAWING इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग GROUP है। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, परमानेंट इफेक्ट है, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया तो इसको हमेशा क्या बोलोगे -I इफेक्ट। क्या बोलोगे -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को पुल किया अपनी तरफ। जब भी इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो इसको तुम क्या बोलोगे -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कि अगर मेरे पास ये कार्बन चेन है और कोई मेटल लाइक Mg लगा हो, मेटल लाइक, और मेटल की टेंडेंसी क्या, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, फेंकने की। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Mg पॉजिटिव, ये अच्छा जब ये पॉजिटिव है तो Cl क्या होगा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। तो अब इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या किया, इलेक्ट्रॉन ELECTRON DONATING GROUP, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, डोनेट किया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा और सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं +I इफेक्ट। क्या बोलते हैं +I इफेक्ट। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज अटैच हो, उसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से हैं।
लेकिन कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, खासकर हैलोजेंस के ग्रुप, NO2 ग्रुप, OH ग्रुप, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मतलब कि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक जनरल ट्रेंड में दे रहा हूं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, जी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बारे में बताया। तो NO2 ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, फिर हैलोजन ग्रुप होते हैं, Cl नेगेटिव होते हैं, इस करके ये ग्रुप है। तो अभी के लिए इतना करो कि NO2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर OH और फिर Cl। तो अभी इसने क्या किया कि Cl ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया तो नेगेटिव आई इफेक्ट, और Mg ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, ये इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, प्लस और माइनस आई इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है, इसमें कोई इफ बट कोई डाउट नहीं है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको ना कई किताबों में बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आप 1 2 3 अप टिल 3 कार्बन एटम्स तक देखो या अप टिल 4 कार्बन एटम्स तक देखो, क्योंकि उसके बाद जो वैल्यूज है इस चार्ज की वो इतनी कम हो जाती है कि नेग्लिजिबल हो जाती है। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होता है, माइनस आई इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता है, जिसको हम माइनस आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट टेक प्लेस अप टिल 3 कार्बन एटम्स, उसके बाद हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वैल्यूज जो इंडक्टिव इफेक्ट की बहुत निग्लिजिबल हो जाती है। तो ये मोटे मोटे 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं। क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, प्लस आई और माइनस आई 2 तरीके के इफेक्ट होते हैं। जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होता है, माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और इंडक्टिव इफेक्ट टेक प्लेस अप टिल 3 कार्बन एटम्स। तो ये एक बेसिक अप्रोच है जिसको आपको हमेशा करना चाहिए, और इन पोलैरिटीज की वजह से ये चीजें आती हैं। अब देखो कि यहाँ पे दे हैव एक्सप्लेन सर्टेन पॉइंट्स, इन सारी चीज़ों को एक बार देख लेना कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हैलोजन ग्रुप सच एज, अब NO2 ग्रुप के बारे में बताया, साइनो के बारे में बताया, तो दे हैव एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ओवर हियर। तो इन मॉलिक्यूल्स को एक बार देखना, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें एक चीज़ देखो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे पूछा गया है हमारे पास, देखना कि हमारे पास बॉन्ड, मोस्ट पोलर बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास कौन सा होगा। तो मोस्ट पोलर बॉन्ड मतलब कोई मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन है, तो A है। A में अगर मेरे पास CH4 दिया हुआ ना जी, A में CH4, ये CH4 दिया हुआ है, और उसके बाद से क्या हुआ है CH3, और यहाँ पे Br है। तो इसमें मोस्ट पोलर बॉन्ड तो यही है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में A में सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड यही है, C और Br वाला, ठीक है ना, C और Br वाला, सिंस Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। तो ये हमारे पास केस है। दूसरे केस में हमारे पास ये स्पीसीज दे रखा है, तो B ग्रुप में आप देखो तो क्या है, CH3 है और यहाँ पे N ऐसा है और ये लोन पेयर है, इस करके है। और दूसरे केस में फिर अगेन दे हैव एक्सप्लेन कि ये CH3 है और ये OH है, अगेन दिस वेरी केस, ठीक है ना। तो नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो होगा वो मोस्ट पोलर होगा एज कंपेयर टू कार्बन और नाइट्रोजन, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा डिस्प्लेस करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, तो उसके वजह से ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होएगा, ठीक है ना। तो दे हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस कि यहाँ पे बी में ये वाला C और ये वाला बॉन्ड है। दूसरे केस में भी हमारे पास यहाँ पे C केस में भी यही दे रखा है कि CH3C और ये OH है, और उसके बाद से CH3, फिर हमारे पास क्या है SH है। तो ऑक्सीजन इज अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा पीरियोडिक टेबल का सेंस होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो थोड़ा उसको पढ़ेंगे समझेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इसको पढ़ाया जाता है, आपके चैप्टर 3 में ही है, तो उसको थोड़ा देखना है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो हमारे लिए जो सबसे पोलर बॉन्ड है वो यही है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमें देखना और समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, क्लियर है, आई गेस ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच CC बॉन्ड ऑफ CH3 दिस वेरी मॉलिक्यूल, ये दिया हुआ इस मॉलिक्यूल में द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट, मतलब सबसे मिनिमम इंडक्टिव इफेक्ट किस बॉन्ड में होगा इस वेरी मॉलिक्यूल में। तो मैंने पहले ही आपको बताया है
आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू दैट कि इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक डिस्टेंस फॉर्मूला है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब अप टिल 3 कार्बन एटम्स तक देख सकते हो, उसके बाद वैल्यू उसकी कम होती है। तो नाउ अगेन दिस क्या बोला है कि लीस्ट पोलर, एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट। तो अब ये चीज बिट क्लियर होनी चाहिए कि CH ऐसा करके, आई एम ड्रॉइंग दिस वेरी मॉलिक्यूल फॉर यू, ऐसा ये और ये हमारे पास, इसके बाद से Br लग गया, तो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड तो ये, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया। उसके बाद से इसकी बात करेंगे तो ये स्पीसीज क्या होगा, ये अगर इसकी बात करेंगे तो ये स्पीसीज, ये डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव होगा, और ये वाली बात करेंगे तो ये डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो लास्ट वाला बॉन्ड है ना, वो क्या होगा, सबसे लीस्ट पोलर होगा। तो अगर नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है, तो थर्ड कार्बन 3 जो थर्ड कार्बन है वो हमारे पास क्या है, लीस्ट पोलर है। थर्ड कार्बन इज लीस्ट पोलर टू अस। सो ऑलवेज हैव दीज थिंग्स हियर इन योर माइंड, ठीक है ना, ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसके आगे नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब ना हम इसके बारे में बात करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम रेजोनेंस की बात करेंगे ना यार, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है रेजोनेंस का स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इससे बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म खुलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो इस चीज़ को मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे आपको बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट देखना है। अब देखो, पहली चीज़ क्या होता है कि रेजोनेंस और रेजोनेटिंग कंडीशन क्या होती है। तो क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल की सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनिए, किसी एक मॉलिक्यूल की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। उसको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है उनकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए। तो उस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम हमेशा क्या बोलते हैं, रेजोनेंट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी रेजोनेंस होगा तो वो किस तरह के मॉलिक्यूल्स में होगा, कॉन्जुगेट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में। अब कॉन्जुगेट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब होता है, जिसमें ऑल्टरनेट लेवल पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह की कंडीशन हो, ये कॉन्जुगेट हो सकता है। या एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एक और कंडीशन होती है कि भाई कोई स्पीसीज क्या हो, किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा भी हो सकता है। किसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी हमारे पास कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। तो मतलब कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर में ऑल्टरनेट बाइंडिंग्स होती हैं, मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। होता क्या है रेजोनेंस में, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। तो पहली कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल्स को क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट फॉर्म। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट फॉर्म। कॉन्जुगेट फॉर्म का मतलब कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये इनका कॉन्जुगेट फॉर्म होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें यह है रेजोनेंस में, कि रेजोनेंस हमेशा किस में होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर में होता है। किस में, प्लेनर, PLANAR, प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर में होता है। मतलब वो कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो आप हमेशा दिमाग में रखोगे कि जो भी कार्बन sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मतलब जो कार्बन कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है किसी में या डबल बॉन्ड है, इस तरह की जो हाइब्रिडाइजेशन आप देखने को मिलेगी आपको, या डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, तो मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि प्लेन के ऊपर वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर वो टेट्राहेड्रल है तो उसमें क्या होगा कि अगर वो टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल का मतलब कि प्लेन के बाहर वो स्ट्रक्चर हो जाएगा। और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हमेशा क्या होता है, मतलब जो मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड होता है वो हमेशा किसके ऊपर होता है, प्लेन सरफेसेस के ऊपर होता है, सरफेस के बाहर कभी भी नहीं होता। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहला फॉर्म क्या था कि मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्म ये है कि डीलोकलाइजेशन होना चाहिए और प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए और कॉन्जुगेट फॉर्म होना चाहिए। दिस आई हैव एक्सप्लेन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, कि जब भी हम रेजोनेंस कंडीशन की बात करेंगे तो उसमें एक चीज़ हमेशा दिमाग में बिठा के रखिएगा कि रेजोनेंस में
चार्ज हमेशा शिफ्ट होता है और बॉन्ड शिफ्ट होता है। मतलब ये कंडीशन हमेशा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। इसमें 99.99% में सारे मॉलिक्यूल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना पाओगे। याद रखिएगा, इस चीज़ को थोड़ा रिवाइज करना, क्योंकि ये पहली बार आपकी लाइफ में रेजोनेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा पढ़ाया गया है, पर यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से करना है। तो पहली चीज़ जो सीखोगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेजोनेंस की, कि चार्ज जो होगा CHARGE, चार्ज charge shift to place and bond shift one place but in opposite डायरेक्शन। किस में होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या बोल रहा है ये? कि हमेशा चार्ज शिफ्ट टू प्लेस एंड बॉन्ड शिफ्ट वन प्लेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चार्ज शिफ्ट टू प्लेस, बॉन्ड शिफ्ट वन प्लेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो मैंने आपको तीन कंडीशंस एक्सप्लेन की, व्हाट आर दोस कंडीशन? मैंने बताया कि हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में रेजोनेंस होता है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई? कि मॉलिक्यूल प्लेनर इन नेचर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि हमेशा चार्ज जो होगा वो 2 पोजीशन शिफ्ट होएगा, बॉन्ड 1 पोजीशन शिफ्ट होएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन शिफ्ट होएगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। नाउ अब एनसीईआरटी के ऊपर चलते हैं। बोलता क्या है कि देखो, जब भी किसी भी स्पीसीज के ऊपर रेजोनेंस हो रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, तो जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है ना, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो होगा वो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे बेंजीन रिंग है, तो इसमें ये जो बॉन्ड है वो डबल है और इधर की तरफ सिंगल बॉन्ड है। तो जो हमेशा याद रखना कि बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा। तो ये देखो, देखा गया है कि 2 डिफरेंट बॉन्ड, हमारे पास क्या है? सिंगल, हमारे पास CC बॉन्ड और डबल, इसकी डबल कार्बन डबल बॉन्ड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया कि बेंजीन हैज अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस। मतलब कि बेंजीन रिंग के अंदर, अगर बेंजीन रिंग के अंदर चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, सबका जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना होगा? सबका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 139 पिकोमीटर होगा। कितना होगा? 139 पिकोमीटर होता है। बट याद रखना, कोई भी स्पीसीज अगर इंडिविजुअली किसी कार्बन और किसी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो कितना है? 154 पिकोमीटर। और अगर डबल बॉन्ड है तो वो कितना है? 134 पिकोमीटर। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 134 पिकोमीटर होगा, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो 154 मीटर। लेकिन बेंजीन रिंग के अंदर ये जो स्पीसीज होती है उसका जो बॉन्ड लेंथ हो जाता है वो कितना होता है? 139 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग के अंदर ये जो पाई बॉन्ड है ना जी, बेंजीन रिंग के अंदर ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ ये पाई बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो इसके वजह से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को हम इंडिविजुअली ट्रीट नहीं कर सकते कि भाई ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, सो जो ये डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ 134 होना चाहिए, और ये सिंगल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। बेंजीन रिंग के अंदर सारे बॉन्ड लेंथ यूनिफॉर्म हो जाते हैं और ये होते हैं कितने? 139 पिकोमीटर। मतलब इसका आउटकम क्या है कि जब भी रेजोनेंस होगा किसी भी मॉलिक्यूल में तो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी। तो रेजोनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको ऐसे भी समझो, आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि जैसे आप अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। लेट्स सपोज कि आप लोग टोटल 5 लोग हो और 10 किलो का वजन है। वो 10 किलो का वजन किसी एक के ऊपर दोगे तो जब आप ट्रैकिंग करना शुरू करोगे तो जो लोग जिसके पास वजन नहीं है वो दूर तक जा सकते हैं, लेकिन जो बंदा वजन लेके जा रहा है वो उतनी दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि जिसके पास वेट है वो क्या हो जाएगा? कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और जिसके पास वेट नहीं है वो क्या होगा? ज्यादा दूर तक जा सकता है। लेकिन अगर वही जो वजन है उसको बराबरली सबके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, 5-5 मतलब 2-2 किलो 5 लोगों को दे दिया जाए, तो आप सब ट्रैकिंग इक्वली कर सकते हैं और सब लोग इक्वल डिस्टेंस तक जा सकते हैं, क्योंकि सबके पास वजन क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आपके पास बेंजीन रिंग होगा तो या कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन, तो मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल होता है। तो इसीलिए जिस भी स्पीसीज में रेजोनेंस होता है ना उसका सबका बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाता है और मॉलिक्यूल एक्सेप्शनली स्टेबल हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? एक बार इसको रिवाइज करके इन पॉइंट्स को जरूर कनेक्ट करने की कोशिश करना, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेंजीन रिंग के बारे में अब ध्यान से देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि बेंजीन का एक अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल फिर दूसरे स्ट्रक्चर को बनाता है। अब एक सीधा सा मॉलिक्यूल देते हैं, जैसे सपोज करो मैंने लिया CO3 कार्बोनेट मॉलिक्यूल, तो कार्बोनेट मॉलिक्यूल आपके पास क्या होगा, कुछ ऐसा ही बनेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या है कि ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अभी बताया था कि रेजोनेंस कॉन्जुगेशन फॉर्म में होता है, तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हाँ कॉन्जुगेशन फॉर्म में। प्लेनर स्ट्रक्चर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, ये मॉलिक्यूल ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड के फॉर्म में है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर का भी फॉर्म होएगा। टेट्राहेड्रल तो है नहीं है, डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर है। नाउ अब देखो ध्यान से, मैंने एक बात बताई कि चार्ज शिफ्ट 2 प्लेस एंड बॉन्ड शिफ्ट 1 प्लेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन चीजों को लिखते भी चलना भाई, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते भी चलना, सो दैट यू विल हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। और जब तक डॉट्स नहीं कनेक्ट करोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा रेजोनेंस में। इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम टेलिंग यू अगेन, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग मोर, आपको समझ में आएगा। अब देखो, जब हम इस चार्ज को डिलोकलाइज करेंगे तो ये इधर की तरफ होएगा और इधर की तरफ होगा, ये एरो डायग्राम है। तो इसका अगर दूसरा स्ट्रक्चर आप देखोगे कैनोनिकल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये जो हमारे पास ये जो कार्बन हो जाएगा, ये जो कार्बन हो जाएगा, सॉरी ये जो कार्बन हो जाएगा, जब ये इधर की ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज, और ये जो कार्बन हो जाएगा ना जी, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये पहले जैसे ही था, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। अब देखो इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, पहले ये ऑक्सीजन क्या कर रहा था, नेगेटिव चार्ज होल्ड कर रहा था, अब ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड होल्ड कर रहा है, डबल बॉन्ड होल्ड कर रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका डीलोकलाइजेशन हुआ, मूव किया एक जगह से दूसरे पोजीशन पे। अब कंडीशन क्या है, चार्ज शिफ्ट 2 प्लेस, तो अब ये चार्ज देखो 1-2 पोजीशन ऊपर शिफ्ट किया है, और बॉन्ड शिफ्ट 1 प्लेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये बॉन्ड किधर की तरफ क्या है, 1 प्लेस नीचे की तरफ है, बात है कि नहीं है, ये इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है कि नहीं। अब इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, तो इस केस में स्ट्रक्चर देखो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर के, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका अगर हम कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो देखो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो हमारे पास है ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा और ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसका जो दूसरा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो ये सारे स्ट्रक्चर अलग हैं कि नहीं है, अलग हैं कि नहीं है, बिल्कुल अलग है, ये सारे स्ट्रक्चर अलग है कि नहीं। पहले केस में आपने देखा कि इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करो कि ये जो चार्ज है ये इधर की तरफ, पाई बॉन्ड इधर की तरफ आया, बॉन्ड बनाया और ये इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये नेगेटिव चार्ज होल्ड किया इस ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज होल्ड किया इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि फिर इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, इसके बाद कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अगर इसके बाद बनाओगे तो इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर्स में से कोई रिपीट करेगा। मतलब कि ये जो कार्बोनेट मॉलिक्यूल है इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 1, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब इस चीज में देखो हुआ क्या है कि ये जो चार्ज है वो इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, इधर की तरफ। अब कंडीशन लगाओ जो मैंने बताई थी, चार्ज शिफ्ट 2 प्लेस, बॉन्ड शिफ्ट 1 प्लेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो चार्ज था वो कहाँ शिफ्ट हुआ, 1 और 2 पोजिशन, और ये बॉन्ड किधर की तरफ शिफ्ट हुआ, इधर की तरफ, बट इन अपोजिट डायरेक्शन गया कि नहीं गया। तो दिस इज इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके जब भी आपके पास कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आए ना भाई, तो उसको बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, बहुत ही आपके लिए उम्दा कॉन्सेप्ट होएगा, ये आपको समझ में आएगा। अब देखो ठीक है, अब देखो यहां पे ये एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, इसमें इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने की कोशिश की गई है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये CH3 नाइट्रोजन हमारे पास ऐसा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास ऊपर नेगेटिव चार्ज, भाई लोन पेयर सब कुछ ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें देखो कि यहाँ पे हम डीलोकलाइजेशन कंडीशन ढूंढेंगे ना, तो डीलोकलाइजेशन कंडीशन मतलब कि कॉन्जुगेट फॉर्म क्या है, एक ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये सिंगल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म, यही तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म है। तो रेजोनेंस इसके अलॉन्ग होगा, जहां पे कॉन्जुगेशन होगा ना, जितनी जगह पे पाई इलेक्ट्रॉन उधर ही की तरफ शिफ्ट होगा, कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकता है। इट शुड बी डीलोकलाइज्ड ओनली इन कॉन्जुगेशन फॉर्म, कॉन्जुगेटेड फॉर्म पे होएगा। तो अब इसमें देखो कि यहाँ पे अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज को 2 पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे, तो 1, 2 पोजीशन, और बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, 1 प्लेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे और इस चार्ज को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के, आप इसको नेगेटिव चार्ज दे दो और ये इसको डबल बॉन्ड, है ना, बन गया कि नहीं बन गया। देखो यहां पे भी वही केस बनाया कि ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को ऊपर पहुंचा दिया और ये जो बॉन्ड है उसको नीचे पहुंचा दिया। सो दिस इज नोन एज इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब एरो डायग्राम दिखाना है, तो जो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा उसको इधर आएंगे
और ये हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस करके वी हैव दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं फिर बता रहा हूँ आपको क्या याद रखना है, चार्ज शिफ्ट 2 प्लेस, बॉन्ड शिफ्ट 1 प्लेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमेशा किस में होता है, कॉन्जुगेट फॉर्म में और प्लेनर कंपाउंड के अंदर। अब ये वहाँ पे कंडीशन फॉलो किए, इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, यू जस्ट रीड इट। द रेजोनेंट स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर आर द हाइपोथेटिकल इंडिविजुअल डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। ये इसके हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए जाते हैं। तो प्लीज़ ड्रॉ इट और एक बार समझने की कोशिश करना और जस्ट रिपीट एक बार इस सारे रेजोनेंस के जो मैं पॉइंट्स बनाए इसको एक बार रिपीट करके देखिएगा, इसमें थोड़ी और क्लैरिटी आएगी आपको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में देखो कि हमने यहाँ पे क्या समझा कि रेजोनेंट स्टेबिलिटी ऑफ इज अ सिंपल रेजोनेटिंग एनर्जी की बात की है। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे वही जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, मतलब सारे मेंशंस किए हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होएगा उतना ज़्यादा स्टेबल होएगा मॉलिक्यूल। यहाँ पे इन चीज़ों को, द एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी और द सिंपल रेजोनेंस एनर्जी। मतलब जितना ज़्यादा उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट देखेंगे। द सेम पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियाई सेम पोजीशन पे रहेगा, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन पे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या बॉन्डिंग है या उनके बीच में जो भी हमारे पास बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है या जो भी एटम है वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे। न्यूक्लियाई भी अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे रहेगा, बस शिफ्टिंग ऑफ क्या होगा, चार्ज होगा, बस शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड होगा। अब जैसे बेंजीन रिंग को ड्रॉ करेंगे तो बेंजीन का तो यही स्ट्रक्चर है ना भाई, बेंजीन का तो यही स्ट्रक्चर है ना भाई। तो बेंजीन रिंग को अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो अगर इसको ड्रॉ करोगे तो ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या शिफ्ट हुआ, ओनली बॉन्ड शिफ्टिंग हुई, ओनली बॉन्ड शिफ्टिंग हुई। तो मॉलिक्यूल किस तरीके से हुआ, अगर इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से, ये इधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ। तो ये मेरे पास ऐसा हो गया है ना। मतलब इस केस में जो भी हाइड्रोजन और कार्बन है उनकी पोजीशन फिक्स्ड रही, पर ये बॉन्ड ही शिफ्ट हुआ, ओनली द बॉन्ड शिफ्टिंग टेक प्लेस। तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सप्लेनेशन कि भाई आपका बस बॉन्ड शिफ्ट होएगा और चार्ज शिफ्ट होएगा, मॉलिक्यूल बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, उनकी सारी पोजीशंस एज इट इज रहेगी। क्लियर है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल ड्रॉ किया गया है और रेजोनेंस की बात की गई है। दिखा है, राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CH3COO नेगेटिव शोन इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कर्व एरो। मतलब वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको कर्व एरो से दिखाना है, ये यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं। तो अब इसको देखो क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को पहले ड्रॉ करो। तो ये हमारे पास CH3 भाई साहब है और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब अगर ये बोलता है तो मैं तो पहले ही बोलूंगा कि आप जो मैंने जुगाड़ बताया वो लगा लो कि चार्ज को कहाँ शिफ्ट कर दो जी, 2 पोजीशन, और बॉन्ड को किधर शिफ्ट कर दो, 1 पोजीशन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे ही तुमने ये जुगाड़ लगाया, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और डबल बॉन्ड हो गया ना। ये देखो, यही इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव चार्ज है, अब ऊपर चला गया और इधर की तरफ आ गया। तो यू जस्ट मेक द रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल लाइक ना, ऐसे बना दिया तुमने। अब लेकिन इसमें कहानी कह रहा है कि भाई आप मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाओ, ये सारी चीजें, तो वो भी आसान है, उसका भी हिसाब किताब है। जहां पे नेगेटिव चार्ज है ना भाई, उसको तुम घुमा के ऐसे बॉन्ड के ऊपर कर दो। मतलब ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको घुमा के ऑक्सीजन में कर दो, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, ये क्या देके आ गया, ये बॉन्ड क्या देके आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो वही यहाँ पे किया हुआ है, देखो ये इसको घुमा के इधर कर दिया तो डबल बॉन्ड बन गया, और इसको घुमा के ऊपर की तरफ कर गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास केस है, यू कैन इजीली ड्रॉ इट। अब ये एरो डायग्राम क्या है, इसको भी समझाऊं तो क्या होता है ना कि ये स्ट्रक्चर रिवर्सिबल होते हैं, मतलब ये इधर बन सकता है और ये वापस भी जा सकता है। तो अब अगर ये मॉलिक्यूल आपको मिला तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ऊपर वाला होगा। अगर ये मॉलिक्यूल आपने ड्रॉ किया तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ऊपर वाला होगा। अगर ऊपर ड्रॉ किया तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, नीचे वाला होगा। तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो वही केस यहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ पे भी वही कंडीशन लगाओ, चार्ज शिफ्ट 2 प्लेस, बॉन्ड शिफ्ट 1 प्लेस, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको भी तुम इधर की तरफ घुमा दो और इसको भी तुम उधर की तरफ घुमा दो। तो यही तो किया इसने, देयर इज नथिंग न्यू। पर जब क्लास 12th में जाओगे ना, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ोगे तो काम वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि
इतने ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म है, इतना ज्यादा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, सबके लिए तो तुम थोड़ी एरो डायग्राम ड्रॉ करता रहेगा और अलग से रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी, जहां पे आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन करो वहां पे एक्सप्लेन करना है। नहीं तो आपको अपने दिमाग में इस तरह की चीजों को डालना है सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशन। नहीं तो भाई हम फंस जाएंगे, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। इसलिए वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल जब हम इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आई गेस ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, और जो रेजोनेंस का जुगाड़ है वो आपको क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे भी कंडीशन है, ये कंडीशन आप एक बार देखना, अच्छा नहीं देखना, मैं खुद बताता हूँ इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट हुआ है, एक ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया। हमको क्या करना है कि बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल सबसे कम स्टेबल है। तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं ना भाई, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रल है तो उस पर कोई अटैक नहीं हो पाएगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, क्यों सिद्धार्थ, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ना उस पर अटैक नहीं कर पाएगा भाई, है ना, अगर वो न्यूट्रल है तो, है ना भाई। लेकिन अगर वो पोलर है तो उस पर अटैक होना पॉसिबल होगा। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर पोलर है तो वो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इसका मतलब जो न्यूट्रल स्पीसीज है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। वही यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि ये स्टेबल है। अब हमारे पास दो आयंस के फॉर्म में, मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ है, दो डेवलप हुआ है, एक इस केस में सेकंड में डेवलप हुआ, थर्ड में डेवलप हुआ, और बोल ये रहा है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो सेकंड वाला फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है और थर्ड वाला सबसे मिनिमम स्टेबल है। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो आपको दिमाग में लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो अनस्टेबल है। अब रीजन सुनो इसका। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, उस पे इलेक्ट्रॉन का होना, है ना। तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, उसने वो क्या किया, तुमने उससे वो इलेक्ट्रॉन छीन लिया। उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और उससे तुमने इलेक्ट्रॉन को छीन के बाहर फेंक दिया। तो वो क्या हो जाएगा, तांडव मचा देगा, फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा भाई। तो इस करके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इन स्पाइट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ऑक्सीजन क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, उससे तुमने इलेक्ट्रॉन छीन के बाहर फेंक दिया, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल नहीं हो जाएगा। इसीलिए जो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सोच के समझ के लिखना। फिर मैं बता रहा हूं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होती है उसके ऊपर अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है तो ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को निकाला और उसको पॉजिटिव चार्ज दिया तब तो वो अनस्टेबल होगा। तो दिस इज द थिंग विच स्टेबिलिटी हैज समथिंग टू डू, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे रेजोनेंस के इफेक्ट के बारे में बता रहा है। अब एक प्लस आर इफेक्ट होगा भाई साहब, और एक माइनस आर इफेक्ट होगा। प्लस आर और माइनस आर की बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ बता रहा है कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, जहां पे इंटरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एडजेसेंट एटम, लोन पेयर प्रेजेंट एडजेसेंट एटम में, वो क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन टू द चेंज। दे आर टू टाइप ऑफ रेजोनेंस, प्लस आर और माइनस आर। ये हमारे पास रेजोनेंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट डोनेटेड आर और ये माइनस आर। दिस इज द थिंग, मतलब प्लस आर और माइनस आर का फॉर्म है। मैं ये कह रहा हूं कि इसको हम बहुत आसान कर सकते हैं। अब इसको आसान कैसे कर सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है एनिलीन, मतलब ये NH2 एनिलीन, यहाँ पे बेंजीन रिंग, इसके ऊपर लोन पेयर है और ये ऐसा है भाई। मैं एक चीज बहुत कायदे से कहता हूं कि इस स्टेज तक अभी किसी को ये प्रिडिक्ट नहीं हुआ कि किस स्पीसीज के ऊपर लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है, कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर भाई यहां पे ना रुक जाओ और थोड़ा पीरियोडिक टेबल की तरफ, पीछे की तरफ मूव करो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखो, तब फिर वापस यहां पे आओ। क्योंकि मैं बता दे रहा हूं कि नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर दो लोन पेयर, मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है। तो ये कैसे कोई पूछता है तो बड़ा दुख होता है। तो इसलिए यू अंडरस्टैंड कि नाइट्रोजन 15th ग्रुप का मेंबर है और वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बाइंडिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो एक लोन पेयर। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन इस स्टेज पे हम नहीं कर सकते। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो भाई हम्बल समेशन की एक बार जाइए और देखिएगा जरूर, ठीक है। मैं यहां पे ये कह रहा हूं, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे इस चीज को समझना कि इस कार्बन, ये जो कार्बन है जिससे ये NH2 अटैच है, जो भी स्पीसीज इस कार्बन किसी के साथ अटैच है और अगर उसके ऊपर लोन पेयर हुआ तो वो नीचे नेगेटिव चार्ज ही भेजेगा, नीचे नेगेटिव चार्ज ही भेजेगा। मैं अपने वर्ड्स को दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
ध्यान से सुनो कि अगर ये कार्बन है, इस कार्बन पे नाइट्रोजन अटैच है और अगर उसके ऊपर लोन पेयर है तो वो नीचे नेगेटिव चार्ज ही भेजेगा। और ये एक जनरल रूल है, कभी भी इसको एज सच मतलब आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश, याद करने की, रटने की कोशिश मत करना। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं कि बेंजीन रिंग का ये जो कार्बन है इसके साथ अटैच नाइट्रोजन है, अगर इसके ऊपर लोन पेयर है तो नीचे नेगेटिव चार्ज ही भेजेगा, नीचे नेगेटिव चार्ज ही। अगर इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो नीचे पॉजिटिव चार्ज ही भेजेगा वो। अभी यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो नीचे क्या भेजेगा वो नेगेटिव चार्ज, और खुद क्या होल्ड करेगा पॉजिटिव। भाई अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस स्पीसीज के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसी को हम हमेशा क्या बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। देखो हुआ क्या, ये चार्ज नीचे की तरफ गया है, ये चार्ज नीचे की तरफ गया है, तो मैं इसको बहुत इजीली ड्रॉ कर सकता हूं। आई गेस आप सब भी इन सारी चीजों को समझें कि ये ऐसा हुआ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 और पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा हुआ डबल बॉन्ड, और ये स्पीसीज ऐसा हुआ। मैं ये इधर की तरफ बना रखा है और मैंने इधर की तरफ बना रखा है, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई, वो दोनों तरफ पॉसिबल है एंड दैट बोथ कंडीशंस आर ट्रू। हुआ क्या कि ये जो लोन पेयर है वो इधर की तरफ शिफ्ट हुआ और ये जो बॉन्ड पेयर है वो इधर की तरफ शिफ्ट हुआ। तो जब ये लोन पेयर नीचे की तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन में गया और ये यहां पे आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो स्पीसीज अटैच है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये हमेशा क्या होगा प्लस आर इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। अब अपना जुगाड़ काम कर रहा है। क्या जुगाड़ काम कर रहा है कि चार्ज को 2 पोजीशन शिफ्ट कराओ, तो अब डिलोकलाइजेशन, अच्छा इस पे डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, डिलोकलाइजेशन इसमें होगा क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, तो इसको डिलोकलाइज करो तो 1 कहां पे जाएगा 1 2 पोजीशन, और ये देखो काम कर गया कि नहीं कर गया, बताओ हाँ कि ना बताओ। यहां पे हमारे पास क्या गया नेगेटिव चार्ज और ये NH2 पॉजिटिव, चार्ज शिफ्ट 2 प्लेस 1 2 और बॉन्ड शिफ्ट 1 प्लेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो बना कि नहीं बना, यही बना कि नहीं बना, है ना, चार्ज हो गया शिफ्ट हो गया। और अब इसका कोई एरो डायग्राम बनाने को बोलेगा तो भाई बता देना कि ये कहानी ऐसे है और ये कहानी इसके ऊपर इस तरीके से, ये हमारे पास आ गया। फिर से लगाते हैं अपने जुगाड़ को, फिर से लगाते हैं हमारे पास, तो NH2 हमारे पास इसके ऊपर क्या गया पॉजिटिव चार्ज, और ये कंडीशन क्या होगी चार्ज शिफ्ट 1 2 पोजीशन, तो यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, और बॉन्ड शिफ्ट 1 प्लेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या। अच्छा जहां जहां चार्ज घूमेगा ना डिलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड वहीं होगा, ये नहीं कि अब इसको भी घुमाने लगना, जहां जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, जैसे ये यहां गया फिर यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो इधर की तरफ ही डिलोकलाइजेशन होगा, इधर नहीं होगा भाई, तो ये यहां पे गया। अब मैंने पहले भी बता रखा कि बेंजीन रिंग की पोजीशन क्या है, तो बेंजीन रिंग में अगर हम देखेंगे तो ये जो पोजीशन है ऑर्थो एंड पैरा, वो इलेक्ट्रॉन ELECTRON इलेक्ट्रॉन रिच हैं। देखो ये ऑर्थो पोजीशन यहां पे इलेक्ट्रॉन है और पैरा पोजीशन यहां पे इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है। देखो ऑर्थो पोजीशन पे यहां पे है, पैरा पोजीशन पे यहां पे, तो रेजोनेंस के दौरान ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है भाई। ये याद करिएगा दिमाग में कि जब भी प्लस आर इफेक्ट होगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। देखो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या है इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन हो गई है। और मेटा पोजीशन जो है, मेटा पोजीशन क्या प्रोटॉन रिच है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो मेटा पोजीशन, मतलब यहां और यहां ये दोनों पोजीशन मेटा, इस पे तो क्या होगा प्रोटॉन ही होएगा। अब मैं ये इस करके आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे आपको रिएक्टिविटी समझनी है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है तो वो क्या इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पे अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या प्रोटॉन लविंग है तो वो प्रोटॉन रिच पोजीशन पे अटैक करेगा। तो अभी आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू, अभी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर ये चीज याद रखना कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी स्पीसीज अटैच है और अगर उसके ऊपर लोन पेयर है तो नीचे की तरफ वो क्या भेजने वाला है नेगेटिव चार्ज, और खुद पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और वो प्लस आर इफेक्ट आएगा। दिस इज माई एक्सप्लेनेशन टू यू इन माई वे, तो इसको पढ़िएगा जरूर। सेम कंडीशन यहां पे देखो, लेकिन ये ऑपोजिट कंडीशन है। अब ऑपोजिट कंडीशन कैसे करके, ये भाई साहब बेंजीन रिंग है। अच्छा अब एनसीईआरटी वाला बना लेते हैं, नहीं तो बोलोगे कि सर एनसीईआरटी की कहानी नहीं हो रही है, तो एनसीईआरटी वाला एक बार कंडीशन बनाते हैं। अब ये क्या हुआ नाइट्रोजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन डेटिव बॉन्डिंग है और ये ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन, है ना। अब ये जो बेंजीन रिंग है इससे अटैच जो नाइट्रोजन है ना जी, ये जो बेंजीन रिंग है इससे अटैच जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्या नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब वो उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो नीचे पॉजिटिव चार्ज भेजेगा और खुद नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। इससे अटैच इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है नाइट्रोजन, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में इन्वॉल्व है।
तो अब ये क्या होएगा, इधर की तरफ ये चार्ज नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये फिर ये जो बॉन्ड है बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए यहां आएगा। इसका पहला स्ट्रक्चर समझो। फर्स्ट स्ट्रक्चर ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये ऐसा और नाइट्रोजन ये हमारे पास, और ये ऑक्सीजन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसा, और ये ठीक है ना, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया। और अगर इस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है माइनस आर इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट है, क्योंकि ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज क्यों आया कि कार्बन से अटैच जो ये डायरेक्ट स्पीसीज है उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हमारा जुगाड़ काम कर रहा है इस पे, बिल्कुल काम कर रहा है। चार्ज को 2 पोजीशन घुमा दो और बॉन्ड को 1 पोजीशन घुमा दो, देखो कैसे काम कर रहा है। चार्ज 1 2 पोजीशन ये इधर दे, तो चार्ज ये यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे डेटिव बॉन्ड है, सॉरी ये डेटिव बॉन्डिंग है, और ये ऑक्सीजन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा। उसके बाद से फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, ये इधर, ठीक है। और ये चार्ज कहाँ पे, ये चार्ज किधर की तरफ मूव करेगा, ये चार्ज किधर की तरफ मूव करेगा, 1 2 पोजीशन। तो इसको शिफ्ट कराएंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये मेरे पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसा, और ये नेगेटिव चार्ज। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए, 1 2 3 एंड 4। देखो यहाँ पे वही कंडीशन है चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे शिफ्ट हुआ। आप एरो डायग्राम उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे देखो कि इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या है, प्रोटॉन, PR, प्रोटॉन रिच है, प्रोटॉन रिच है ना ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। देखो ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो एंड पैरा इन तीनों पोजीशन पे क्या है, प्रोटॉन रिच है। और मेटा पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर यहाँ प्रोटॉन है तो यहाँ ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। Moral of the story is कि this is known as minus R effect. Moral of the story is कि this is known as minus R effect. जानिएगा जरूर, देखिएगा जरूर ध्यान से। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टेम्पररी इफेक्ट्स के बारे में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताया, जिसको हम टेम्पररी इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। उसमें डीलोकलाइजेशन होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे। अब देखो कैसे जनरेट होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अगर मेरे पास पाई बॉन्ड है और इसका H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हुआ, तो जब भी H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज, अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हुआ है तो सामने वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हुआ तो सामने वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो तो अब किया क्या हमने कि इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया ऐसे। जब ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो भाई इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा बनेगा, देखो ध्यान से, अपना दिमाग लगाओ ना। ये जब इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन ने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, तो नेगेटिव कर लिया, और ये कार्बन लूज कर गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब ये प्रोसेस हुआ तो इस प्रोसेस में ये हाइड्रोजन क्या है जी, हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो रिएक्ट कौन से कार्बन के ऊपर करेगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज दौड़ेगा और इस पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को दोनों हाथों से पकड़ लेगा। जैसे ही दोनों हाथों से पकड़ेगा तो ये पॉजिटिव, ये हमारे पास ऐसे ऐसे, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। तो दिस इज नोन एज हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम कहानी किसके साथ होगी, अगर मेरे पास प्लस Cn है और ये हमारे पास है, तो अब क्या होगा, अगर फिर से वही केस, इसी केस को दोबारा रिपीट करो कि अगर ये बॉन्ड इधर की तरफ तोड़ोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये क्या करेगा, ये किधर की तरफ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा ना। तो ये दौड़ेगा और फटाफट इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपको दोनों हाथों से पकड़ लेगा। तो जब दोनों हाथों से पकड़ेगा तो सामने वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये Cn इसके साथ बाइंडिंग कर लिया। देखो है ना। तो ये चीज याद रखना कि जब भी मेरे पास पाई बॉन्ड होगा ना गुरुजी, जब भी मेरे पास पाई बॉन्ड होगा और कोई भी या तो इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा, तो पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और अपने आप को बेस्ट स्टेबल पोजीशन में रखने की कोशिश करेगा। इन दोनों केस में देखो ये पाई बॉन्ड पहले टूटा है, और जैसे ही टूटा है तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपने आप को पोलैरिटी के फॉर्म में सेट किया उसने। जब नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी के फॉर्म में सेट किया इसने अपने आप को, देन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक हैज बीन टेकन प्लेस। अब यहाँ पे जब भी हमारे पास साइनाइड है, Cn नेगेटिव है,
तो ये Cn नेगेटिव जैसे डिसोसिएट किया तो पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्डिंग की, यहाँ पे जब डिसोसिएट हुआ तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जब भी हमारे पास फॉर्मेशन हुआ तो किसके ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज इसके साथ बाइंडिंग की एंड द फॉर्मेशन ये हो गया हमारे पास। देखो ध्यान से, सेम गोज यहाँ पे कि ये बॉन्ड डिसोसिएट किया, हालांकि डिटेल रिएक्शन मैकेनिज्म बताया नहीं यहाँ पे, डिसोसिएट किया तो ये कार्बन नेगेटिव चार्ज हुआ है और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हुआ है इस करके, तो इस नेगेटिव चार्ज के साथ इस हाइड्रोजन ने बाइंडिंग कर ली तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। और दूसरी केस में अच्छा इसको प्लस ई इफेक्ट किया गया, प्लस ई इफेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि रिएजेंट पॉजिटिव है। दूसरे केस में नेगेटिव ई इफेक्ट है, नेगेटिव ई इफेक्ट का मतलब क्या है कि रिएजेंट क्या है जी, नेगेटिव है। थक गया यार मैं, है ना, रिएजेंट क्या है, नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस करके हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन गया। अब थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग भी लगाइएगा, ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं, है ना दोस्त। अब आगे की तरफ चलते हैं, गाड़ी आगे की तरफ दोबारा बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, अगर क्लियर नहीं है तो फिर दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा। नाउ बढ़ जा भाई। हाँ, हाइपर बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब देखो क्या है ना, एनसीईआरटी जब भी आप खोलोगे ना तो उसके पहले पेज में पार्ट 2 का जो एनसीईआरटी उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ही बना रखा है। अरे सिद्धार्थ, यहाँ पे हमारे पास कोई बुक है, आप एनसीईआरटी का खोलोगे ना पार्ट 2 तो उसमें देखोगे ना पहले पेज पे ना एनसीईआरटी हाइपर कॉन्जुगेशन ही बना रखा है। कई बार वो समझ में नहीं आता, कई बार आप मॉलिक्यूल टीचर से जाके पूछते हो कि भाई क्या हो रहा है इसके अंदर, टीचर बोल देगा हाइपर कॉन्जुगेशन, आपको भी नहीं पता कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन रटते रहते हो। अब है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन, इस चीज़ को समझो पहले कि पहली चीज़ क्या होती है कि हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा किस में होता है, कार्बोकैटायन और कार्बन विथ फ्री रेडिकल्स। किस में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकैटायन और दूसरी चीज कार्बन विथ फ्री रेडिकल, RADICAL, फ्री रेडिकल। अब कार्बोकैटायन कैसा दिखता है जी, तो जैसे सपोज करो CH3 CH2 और पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन हो गया। और कार्बन विथ फ्री रेडिकल कैसे दिखता है जी, CH3 CH2 और इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरह ट्रीट किया जाता है। किसकी तरह, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसकी तरह ट्रीट किया गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरह। पहली चीज समझो कि जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो वो किस में होगा, कार्बोकैटायन इसमें होगा और फ्री रेडिकल। कभी भी कार्बोएनायन का मतलब कि CH3 CH2 और नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। क्या है जी, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो इसलिए इसमें नहीं होगा, इन दोनों में होगा। क्लियर है कि नहीं। अब अरे भाई इसको नोट भी कर लेना, ऐसे नहीं कि बस बैठे बैठे नेतागिरी कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक बड़ी मजेदार चीज होती है, जितने ऑर्बिटल की जरूरत है उतना ही मैं बना रहा हूं। लेट सपोज कि ये हाइड्रोजन और मैंने क्या किया, और मैंने किया ये हाइड्रोजन, ये अब ये जैसे इस पे क्या बना है, पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, है ना, ऐसे बना दिया। और एक ऑर्बिटल ऐसा है इस पे हाइड्रोजन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इस मॉलिक्यूल का CH3 CH2 पॉजिटिव, ऐसा बनाया मैंने, इसको आई हैव प्लेस्ड इट हियर, ऐसा बनाया मैंने। अब ये जो लोब है, ये जो p ऑर्बिटल है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो p ऑर्बिटल है, इसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है जी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट इसको भी चाह है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो ऑर्बिटल है थोड़ा सा झुक जाते हैं, और जैसे ही झुकते हैं तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू हो जाता है, इसलिए कई किताबों में इसको डांसिंग रेजोनेंस के नाम से कहा जाता है, कई किताबों में इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से कहा जाता है। आप उसकी चिंता छोड़ो, आप बस ये देखो कि ये जो लोब है ना सर, ये जो लोब है ना, ये जो है ना, जितनी जरूरत है उतना ही बना रहा हूं मैं, ये जो है ना सर, ये थोड़ा सा झुक जाते हैं और झुक जाते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे झुक गया, ये ऐसे झुक गया, ये थोड़ा सा ऐसे झुक गया, पॉजिटिव चार्ज है, और ये यहाँ पे ऐसे करके।
तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आना मतलब थोड़ा सा झुक गया और इलेक्ट्रॉन इधर और इधर, इधर और इधर की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो गया। जब भी इस ऑर्बिटल के झुकने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो रेजोनेंस में भी तो ये होता था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन रेजोनेंस में बॉन्ड शिफ्टिंग होता था, यहां पे बॉन्ड शिफ्टिंग नहीं हो रहा, ऑर्बिटल थोड़ा सा ऐसे टर्न किया और वहां पे क्या होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, और उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा किस में होता है, कार्बोकेटायन और कार्बन विद फ्री रेडिकल। कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब एक चीज गुरुजी बहुत ध्यान से देखिएगा, एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि जब भी कार्बोकेटायन होगा मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा HYDROGEN, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा ना उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। अभी अल्फा हाइड्रोजन क्या है अभी बताते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी STABILITY, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं है। अब ये चीज देखो कि अगर मेरे पास CH3 है, ये कार्बन है, CH2 और पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन के बगल में जो कार्बन है, इस कार्बन का नहीं भाई, इस कार्बन के जो बगल में कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके ऊपर जितना हाइड्रोजन है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल में जो कि प्राइमरी है इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3, क्योंकि यहां पे है। अगर मैं इस कार्बन को ऐसा बनाऊं CH3 और हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है जी, 6। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6। क्लियर है, एम आई मेकिंग सेंस। इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6। क्लियर कट एग्जांपल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो प्राइमरी मतलब, और उसके बाद से मतलब कि सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, यहां पे सेकेंडरी मोर स्टेबल है प्राइमरी से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा पढ़नी है। अब इसको मैं थोड़ा रब करता हूं, यहां तक नोट कर लेना भाई, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट कर लेना। अब मैं इसको रब करता हूं, अब थोड़ा और मजेदार चीज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पे समझा रखा है, देखो वही बात है, दिस थिंग आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये, तो लोब क्या हो गया आपस में थोड़ा सा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आना, इसी को हमने हाइपर कॉन्जुगेशन बोला है। यहां पे भी दे हैव एक्सप्लेन द सेम स्टोरी। अब ये बोला है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी की बात की हुई है यहां पे। अब देखो ये ऐसा बोला गया है, पहले भी मैंने इसको बता दिया है, आई हैव एक्सप्लेन दिस। ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर उसके बाद से ये पॉजिटिव चार्ज है, और फिर उसके बाद से ये पॉजिटिव चार्ज है, और फिर CH3 पॉजिटिव। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है, फिर ये है, लीस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 9 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इधर की तरफ 6 अल्फा कार्बन सॉरी हाइड्रोजन, इधर 3 और इधर 3, तो टोटल कितना हुआ, 9। इधर ये मैंने पहले भी बताया आपको वीडियोस में कि जब हम कार्बोकेटायन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो 321 नंबर मैंने बोला था आपको, सेम केस यहां पे भी है। तो मतलब जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है वो किससे प्रूव हो रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन से ही तो हो रही है गुरुजी, है ना। तो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू बी वेरी मच क्लियरफुल, और क्लियर होना चाहिए। और देखिएगा सेम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है, और सेम यही रूट, यही कंडीशन किसके साथ होगा, CH3 रेडिकल अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर CH3 H रेडिकल, ये इसके बाद, और फिर रेडिकल, ये प्राइमरी। तो यहां पे भी टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन करा है आपको, ठीक है। तो दिस थिंग वी हैव लर्न, और इसके बारे में हमने बात की है। तो ये रहा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, थोड़ा पढ़ना समझना, नो बॉन्ड रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है ना, इन सबको हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों बोलते हैं, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इसी से करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पे एक क्वेश्चन है जिसके एक्सप्लेन व्हाई दिस इज मोर स्टेबल, और ये सारी चीजें सेम, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा होएगा,
ठीक है, इसमें कम होएगा और इसमें हमारे पास होएगा और भी कम। हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होएगा, वेकेंट पी ऑर्बिटल्स, यही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है CCH बॉन्ड। अब देखो ये ज़्यादा, क्योंकि ये टर्शियरी है ना भाई, यही एक्सप्लेनेशन है, ये टर्शियरी है ना, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। और ये कौन सा हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव, ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी है, और ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है जी 9, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है जी 3, और इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा। यहाँ पे हमारे पास दिस दे हैव एक्सप्लेन्ड इट ओवर, ठीक है ना, इसको समझाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार ध्यान से देखना। नाउ हियर कम्स द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टोरी, ठीक है। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, बिना बीच में बकवास किए हुए, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको एक्सप्लेन किया जाए सारी चीज़ पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। आई थिंक आई डिड इट, लेकिन आप भी थोड़ा पढ़िए, इन वीडियोस को बार बार देखिए, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। जितना मेरे पास ज्ञान है मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, and in future also I will try my level best to not to waste your time और काम की बात करें, बस काम की बात, ठीक है। तो thank you very much and thank you for your all support, thank you।